अब आप ये बोलोगे कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट के केस में तो प्रिजम्पशन ऑफ लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या कोई किसी को प्राइवेट तौर पे अगर फाइनेंस करता है तो उसको मनी लेंडिंग लाइसेंस की जरूरत है? अगर कोई प्रोफेशन वाइज लोन देने का ही काम करता है और उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया हुआ आरबीआई के साथ एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या उसके पास में मनी लेंडिंग लाइसेंस नहीं है, तो क्या सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस किया जा सकता है? वेलकम टू वकालत बाय शरद और मेरा नाम है शरद बंसल। आज हम लायबिलिटी की बात करेंगे, यानी देनदारी। सेक्शन 138 एनआई एक्ट के केसेस में या चेक डिसऑनर केसेस में लायबिलिटी यानी कि देनदारी का क्या मतलब है और उसको कैसे देखना चाहिए। लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, ऐसी देनदारी जो कानूनी रूप से वसूली की जा सके। लायबिलिटी का जन्म ट्रांजैक्शन से होता है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती है जिसकी वजह से कोई देनदारी होती है। अब ये जो देनदारी है या ट्रांजैक्शन है, ये क्या क्या हो सकती है? जैसे एक ट्रांजैक्शन हो सकती है लोन की, एक ट्रांजैक्शन हो सकती है किसी को सामान बेचने की, सर्विसेज प्रोवाइड करने की, तीसरी हो सकती है कि किसी को पैसा दे दिया किसी काम के बदले लेकिन उसने वो काम पूरा नहीं किया। एक और ट्रांजैक्शन हो सकती है जैसे दो लोगों के बीच में कोई सेटलमेंट हो गया या किसी ने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई के लिए, या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी थी उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए देनदारी। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है इससे अलग अलग टाइप की देनदारियां या लायबिलिटी बनती है। अब ये ट्रांजैक्शन एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे कि लोन ट्रांजैक्शन है। लोन बेसिकली तीन तरह से हो सकता है। एक तो लोन हो सकता है जो कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर्स को देता है, दूसरा हो सकता है प्राइवेट फाइनेंसर्स, और तीसरा हो सकता है कोई फ्रेंडली लोन जो एक दोस्त दूसरे दोस्त को या रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को उनकी जरूरत पड़ने पे कोई पैसा दे देते हैं। ये जो बैंक वाला ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, इसमें हमेशा जो देनदारी होती है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, ये दोनों कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि जनरली बैंक विदाउट इंटरेस्ट कोई लोन देते नहीं है। इसी तरह से प्राइवेट फाइनेंसर वो भी लोन पे ही इंटरेस्ट देते हैं, और प्राइवेट फाइनेंसर का बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडिया में। फ्रेंडली लोन के केस में जो देनदारी है वो विदाउट इंटरेस्ट हो सकती है। ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है जिसमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करने का अग्रीमेंट हो। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या कोई किसी को प्राइवेट तौर पे अगर फाइनेंस करता है तो उसको मनी लेंडिंग लाइसेंस की जरूरत है? और अगर है और नहीं लिया और फिर लोन दे दिया और उसके डिस्चार्ज में अगर किसी ने चेक दिया वो डिसऑनर हो गया, तो क्या सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर ये है कि प्राइवेटली अगर कोई किसी की मदद करता है, कभी कभी जरूरत पड़ने पे, तो किसी तरह के मनी लेंडिंग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई प्रोफेशन वाइज या बिजनेस वाइज लोन देने का ही काम करता है और बार बार अलग अलग तरह के लोगों को लोन देता है और इंटरेस्ट पे लोन देता है, और उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया हुआ आरबीआई के साथ एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, या उसके पास में मनी लेंडिंग लाइसेंस नहीं है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो जाएगी। ऐसे केस में सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस नहीं किया जा सकेगा। अब बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। देखो, इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे क्रेडिट पे सामान बेचा खरीदा जाता है। जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सारे होलसेलर्स को उधार देते हैं गुड्स। इसी तरह से जो होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो डीलर्स को उधार देते हैं। तो ये जो उधारी का सारा बिजनेस है, एक बहुत लार्ज स्केल का क्रेडिट बिजनेस इंडिया में चलता है, वो सारा चेक के भरोसे पे चलता है। लोग चेक दे देते हैं और चेक के बदले उनको गुड्स मिल जाते हैं, जिसको वो आगे मार्केट में बेच देते हैं और फिर उसका पैसा सप्लायर को वापस कर देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इंडिया में और हर इंडस्ट्री में बड़े रैंपेंट स्केल पे चल रही है। इन सारी ट्रांजैक्शंस में जो लेना देना हो रहा है वो चेक्स के थ्रू हो रहा है या चेक्स एज अ सिक्योरिटी रखे जाते हैं। अब डिस्प्यूट हो गया, गुड सप्लाई कर दिए, उसके बाद में जिसने माल खरीदा है वो उसका पेमेंट नहीं करता या चेक दे देता है, वो डिसऑनर हो जाता है। या फिर ऑलरेडी सिक्योरिटी में चेक रखे हुए हैं सप्लायर के पास, वो चेक प्रेजेंट कर देता है अपने बिल के सेटलमेंट के अगेंस्ट में और वो डिसऑनर हो जाते हैं, तो सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस हो सकता है। इसी तरह से सर्विस इंडस्ट्री में कुछ सर्विसेज में भी क्रेडिट चलता है और कुछ सर्विस के अगेंस्ट में चेक दिए जाते हैं, वो डिसऑनर हो जाते हैं। ये तो बड़ी कॉमन ट्रांजैक्शन है जो मैंने बताई दोनों, एक लोन की ट्रांजैक्शन और एक ये सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की।
इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती है कि किसी ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी तो उसके एवज में कंसिडरेशन का चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया। इसी तरह से कोई सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे सेकेंड हैंड गाड़ी बेच दी किसी को, या इंटेंजिबल एसेट बेच दिया जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा, तो उसके एवज में भी जो कंसिडरेशन मूव होती है वो थ्रू चेक हो सकती है और वो चेक डिसऑनर भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि कंसिडरेशन का चेक दिया, वो इन कैश हो गया, लेकिन अब बिल्डर ने समय पे पोजेशन नहीं दिया तो उसके अगेंस्ट वो चेक दे रहा है अपना पैसा वापसी करने के लिए, रिफंड करने के लिए। तो रिफंड की लायबिलिटी भी लायबिलिटी होती है, कानूनी लायबिलिटी है। ऐसी ही एक ट्रांजैक्शन हो सकती है सेटलमेंट की, कि दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, अब उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, आपस में एग्रीमेंट बना लिया सेटलमेंट का, और उसके तहत अब देनदारी है। या ऐसा हो सकता है कि किसी ने किसी के खिलाफ पहले ही चेक डिसऑनर का केस किया हुआ है और उसकी पेंडेंसी के दौरान दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो गया, अब जो अक्यूज्ड साइड है जिसको पैसे देने हैं वो एक नया चेक दे देती है। तो ये जो नया चेक दिया, ये सेटलमेंट के परसुएंट दिया, इसमें भी सेक्शन 138 एनआई एक्ट की लायबिलिटी हो सकती है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, तो जब ये सेकंड चेक दिया जाएगा सेटलमेंट के परसुएंट, तो फर्स्ट केस सस्टेन नहीं कर सकता, नया ही केस डालना पड़ेगा। फिर एक लायबिलिटी या ट्रांजैक्शन हो सकती है कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, जहां दो पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट कर रही है। अगर कोई सरकमस्टांस हो जाता है, कोई इवेंट हो जाता है, तो उस केस में एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ पैसा देगी, जैसे इंडेमनिटी, गारंटी। तो ये भी ट्रांजैक्शन है, इसके अगेंस्ट भी लायबिलिटी हो सकती है, देनदारी हो सकती है। फिर एक कैटेगरी आ सकती है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी का नुकसान कर देती है, तो उसके एवज में वो उसे कॉम्पनसेशन देना चाहती है, डैमेजेस देना चाहती है, तो वो भी लायबिलिटी, एक कानूनी लायबिलिटी है। तो ये जो मैंने सारी ब्रॉडली कैटेगरी डिस्कस की, देनदारी की या लायबिलिटी की, ये सारी सेक्शन 138 एनआई एक्ट में कवर हो सकती हैं। जो भी ट्रांजैक्शन से लायबिलिटी इमर्ज हो रही है वो ट्रांजैक्शन लीगल होना चाहिए। अगर वो इलीगल ट्रांजैक्शन है तो उस लायबिलिटी के तहत दिया गया चेक सेक्शन 138 एनआई एक्ट में कवर्ड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर दो आदमी इलीगल किसी ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं और उसमें लायबिलिटी इमर्ज हो जाती है, एक आदमी दूसरे आदमी को उस लायबिलिटी के अगेंस्ट में चेक दे देता है, वो डिसऑनर हो जाता है, तो सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस नहीं किया जा सकता। जैसे कि कुछ कोर्ट्स ने ऐसा बोला है, एडमिशन कराना, आजकल क्या है, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बच्चों के लोग रिश्वत वगैरह दे देते हैं, चेक दे देते हैं, तो ऐसा दिया गया चेक अगर डिसऑनर हो जाए तो वो 138 एनआई एक्ट पे कवर्ड नहीं होता। अब कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है लायबिलिटी की ट्रांजैक्शन वाइज, क्योंकि जब भी आप सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस करेंगे तो वहां पे आपको कंप्लेंट में बहुत क्लियरली ट्रांजैक्शन या लायबिलिटी के बारे में लिखना पड़ेगा, और ना सिर्फ लिखना पड़ेगा बल्कि उसको साबित भी करना पड़ेगा। तो जब आप ट्रांजैक्शन के बारे में जानते हैं तो आप उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें इनवॉइसेज हो सकते हैं, अगर किसी ने किसी को माल बेचा तो उसका डिलीवरी प्रूफ हो सकता है, उसकी ट्रांसपोर्ट रिसीट हो सकती हैं, या और भी कोई दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकता है, उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से लोन के ट्रांजैक्शन में लोन रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, लोन एग्रीमेंट हो सकता है, प्रोमिसरी नोट हो सकता है, एक प्लेन पेपर पे रसीद हो सकती है, या किसी ने किसी को लोन दिया है और वो ईएमआई में रीपेबल है तो उसका कंडक्ट हो सकता है कि कुछ दिनों तक उसने ईएमआई दिए, उसके बाद नहीं दी। तो ये सारे जो सर्कमस्टांस हैं, ये एविडेंसेस हैं, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से मैंने और जो दूसरे ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन है या ओरल इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट करनी चाहिए। अब ये जो लायबिलिटी के बारे में मैंने बताया, लायबिलिटी को भी अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो ये फ्यूचर लायबिलिटी, पास्ट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में हम बोल सकते हैं। फ्यूचर लायबिलिटी का मतलब ये है कि आज मैंने लोन लिया है और मुझे रीपे वो ईएमआईज में करना है फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो जिम्मेदारी या देनदारी, लायबिलिटी तो मेरी आज ही हो गई, लेकिन वो मैं धीरे धीरे किश्तों में दूंगा और वो मेरी देनदारी लीगल देनदारी है। ये तो हो गया एग्जाम्पल फ्यूचर लायबिलिटी का। इसी तरह से पास्ट लायबिलिटी कि आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज पहले ही खरीदे हुए हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन आज तक उसके पैसे नहीं दिए, तो उसके एवज में आप जो चेक देंगे वो चेक भी लीगल लायबिलिटी के एवज में दिया हुआ माना जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो पास्ट लायबिलिटी है वो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल पुराना डेट या लायबिलिटी टाइम बार्ड माना जाता है और ऐसे केस में लीगली आप इन्फोर्स नहीं कर सकते अपने राइट को।
यानी कि देनदारी तो है लेकिन कानूनी रूप से वो देनदारी वसूली नहीं जा सकती, इसीलिए वो सेक्शन 138 एनआई एक्ट में कवर नहीं होगी। कुछ इंटरेस्टिंग केसेस ऐसे हुए जहां पे काफी सालों बाद चेक दिए गए और वो चेक डिसऑनर हो गए, तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या चेक देने से लायबिलिटी रिवाइव हो जाएगी, क्योंकि चेक भी तो रिटर्न तरीके से दिया हुआ है, उस पे भी तो ड्रॉयर के सिग्नेचर है। तो इसके बारे में कोर्ट्स का व्यू ये है कि सिर्फ चेक देने लेने से वो लायबिलिटी या डेट रिवाइव नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि देनदारी तो 6 साल पुरानी हो, 8 साल पुरानी हो, लेकिन हर एक 3 साल के गैप में वो रिन्यू होती रही हो, यानी कि कोई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट रहा हो या फिर कुछ पैसा बीच में आया हो, तो वो अगर पैसा आ जाता है थोड़ा बहुत बीच बीच में, तो वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी मानी जाती है, यानी कि देनदारी हम मानते हैं कि है हमारी, इसको एक्नॉलेज कर लिया, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया है। वो 3 साल के अंदर दिया हुआ पैसा लिमिटेशन में कवर हो जाता है और फिर वो डेट टाइम बार डेट नहीं बचता और सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस किया जा सकता है। इसमें एक बात तो ये है कि जो एक्नॉलेजमेंट होता है डेट या लायबिलिटी का विद इन 3 इयर्स, वो रिटर्न होना चाहिए, वो वर्बल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक टाइम बार्ड डेट जिसको 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, मान लीजिए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन 7 साल के बाद भी दोनों पार्टी आपस में बैठ के एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेती हैं और पुराने डेट का या लायबिलिटी का जिक्र करती हैं उसमें कि ये पुराना डेट था और एक पार्टी को दूसरी पार्टी को देना है, तो ये जो रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है ये फिर से रिवाइव कर देता है उस लायबिलिटी को। इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ चेक अगर डिसऑनर हो जाए तो भी सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस हो सकता है। इसी तरह से प्रेजेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इसका मतलब यह है ऐसी लायबिलिटी जो 3 साल पुरानी नहीं है, यानी कि कुछ दिन पहले किसी से कोई गाड़ी ली है, उसके एवज में चेक दिया है या माल लिया है या लोन लिया है या कोई सेटलमेंट है, तो ये सभी तरह के ट्रांजैक्शन विद इन 3 इयर्स पीरियड की लायबिलिटी के अंदर अंदर होने चाहिए। लायबिलिटी या देनदारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चेक डिसऑनर केस का। ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल उसकी सोल है उस केस की, क्योंकि जब तक ये साबित नहीं होगा, सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस साबित नहीं हो सकता कोर्ट में। ट्रांजैक्शन जेन्युइन होनी चाहिए और ट्रांजैक्शन से इमर्ज हुई लायबिलिटी भी बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, यानी कि जज साहब को ये लगना चाहिए कि वाकई में देनदारी है। अब आप ये बोलोगे कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट के केस में तो प्रिजम्पशन ऑफ लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि अगर किसी ने किसी को चेक दिया तो ये मान ही लिया जाता है कि वो किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट होगा, तो अगर हम साबित नहीं भी करते कोर्ट में तो क्या फर्क पड़ता है। इसके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना चाहिए। सेक्शन 138 एनआई एक्ट के केस में जो डिफेंस होता है, उस डिफेंस में अगर अक्यूज्ड यानी कि जिसकी देनदारी है, जिसने चेक इशू किया है, वो अगर जज साहब के माइंड में अगर कोई डाउट क्रिएट कर दे, ऐसा डाउट जो थोड़ा रीजनेबल लगता है कि हाँ ऐसा शायद हो सकता है, जज साहब को अगर ऐसा लगे कि ये जो ट्रांजैक्शन बताई जा रही है ये जेन्युइन नहीं लग रही है, थोड़ा सा रीजनेबल डाउट लगता है, ऐसी कोई कही हुई बात एक्यूज्ड से, उसके लिए वैलिड डिफेंस बन जाता है और फिर सारा बर्डन कंप्लेनेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जिसको चेक मिला है अब उसको साबित करना है कि ये ट्रांजैक्शन सारी जेन्युइन थी और वाकई में मेरी लेनदारी बनती है, ये सफिशिएंटली प्रूव वो कर देगा, उसके बाद ही अक्यूज्ड की गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो सकेगी, नहीं तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा और बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने से अक्यूज्ड का एक्विटल हो जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे फ्रेंडली लोन का केस होता है। फ्रेंडली लोन के केस में कई बार ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ लेनदार और देनदार के बीच में, और जो ट्रांजैक्शन है वो भी कैश में है। तो ऐसे केस में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अगर एक्यूज्ड यानी कि देनदार पार्टी ये कह देती है कि जज साहब ये देखिए कि ये बोलते हैं इन्होंने मुझे 10 लाख रुपया उधार दिया है, लेकिन इनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी तो थी ही नहीं मुझे 10 लाख रुपया लोन देने की, क्योंकि इन्होंने कोई अपना इनकम टैक्स रिटर्न, अपनी बैंक स्टेटमेंट या कुछ ऐसा प्रूफ नहीं लगाया है जिससे ये साबित हो सके कि ये इतना पैसा कमाते हैं कि ये किसी और को जरूरत पड़ने पे 10 लाख रुपए उधार भी दे सके। तो ऐसे केस में अब ये एक रीजनेबल डाउट पैदा हो जाएगा जज साहब के मन में कि क्या वाकई में कंप्लेनेंट की लोन देने की कैपेसिटी थी भी या नहीं। अब बर्डन शिफ्ट हो जाएगा, तो कंप्लेनेंट को प्रूफ करना है कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी थी कि वो जरूरत पड़ने पे किसी को लोन दे पाए, उसकी इनकम ऐसी थी या उसने कहीं और से सोर्स कर लिया वो पैसा। ये सारे फैक्टर जब तक कंप्लेनेंट प्रूव नहीं करेगा तब तक सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस वो नहीं जीत सकता। ये डिफेंस वैलिड डिफेंस माना जाता है। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे केसेस में सिंपल लोग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं बिना ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल में बताए, और ऐसे केस में जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो एक्यूज्ड को, देनदार को मिल जाता है।